आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री के पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न वेगों से संपन्न होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इतनी शीघ्रता से संपन्न होती हैं कि अभिकारकों को मिलाने पर तुरंत पूर्ण हो जाती हैं, जिनमें आयनिक अभिक्रिया हैं। जैसे AgNO3 सॉल्यूशन में यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या NaCl मिलाएं तो मिलाते ही तुरंत AgCl सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रियाएं भी तुरंत संपन्न होती हैं। इन तुरंत संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को हम तात्क्षणिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इनके विपरीत कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो कई महीनों और सालों में पूर्ण होती हैं। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस पर जंग लगना, तो जंग में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं आयरन से। तो ये स्लो प्रोसेस है। आप देखते हो घरों में कि जो चांदी के आभूषण हैं धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं, सिल्वर सल्फाइड की वजह से क्लियर काले पड़ते हैं। तो काला पड़ना ये रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न हो रही है। लेकिन इन दोनों के मध्य कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो सामान्य वेग से संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं के वेगों पर ताप का, दाब का और अन्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग पर पड़ने वाले अनेक प्रभाव को स्टडी करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का उपयोग करते हैं। तो आज हम इस केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले हम ये समझें कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न वेगों से संपन्न होती हैं। इन्हीं को तात्क्षणिक अभिक्रियाएं कह रहे थे, तो किसी को मंद अभिक्रियाएं कह रहे हैं, और सामान्य मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेगों और वेगों को प्रभावित करने वाले कारकों को स्टडी करने के लिए रसायन विज्ञान की जिस शाखा का हम उपयोग करते हैं वो रासायनिक वलगत ही कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, उन अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पाद की प्रकृति को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। इस विधा द्वारा हम अभिक्रिया की प्रकृति और उस प्रकृति पर उत्प्रेरकों की उपस्थिति अनुपस्थिति के प्रभाव, अभिक्रिया की विशिष्टता स्पेसिफिसिटी, वर्णनात्मकता सेलेक्टिविटी आदि को निर्धारित कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स में, जैसा कि मैं अभी बता ही रहा था आपको, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम यही लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है और उसको हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप जानते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अब प्रारंभ में अभिकारक की मात्रा अधिकतम होती है और धीरे धीरे करके वह अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता जाता है। उत्पाद की मात्रा प्रारंभ में शून्य होगी और समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। अभिकारक की मात्रा जो प्रारंभ में अधिकतम है धीरे धीरे करके कम होती जाती है और अभिक्रिया जब समाप्त होती है
तो लगभग शून्य हो जाती है। तो किसी अवकारक की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस रासायनिक अवक्रिया की गति, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसे हम औसत वेग भी कहते हैं। तो जैसा बता रहे थे कि किसी भी रासायनिक अवक्रिया में अवकारक की सांद्रता में इकाई समय में हुआ परिवर्तन उस अवक्रिया की गति है। तो अवक्रिया की गति के लिए सूत्र होगा अवकारक की सांद्रता में कमी बटे जिस टाइम पीरियड में वो कमी हुई है, यानी समय अवधि, समय बटे समय अवधि के रूप में आएगा। चूंकि किसी भी अवक्रिया का गति या वेग शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, और जबकि अवकारक की मात्रा या सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जा रही है, तो सांद्रता में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। तो अवक्रिया की गति को धनात्मक बनाने के लिए ऋण चिन्ह यहाँ पर हम लगा करके चल रहे हैं। तो यदि अवक्रिया के दौरान एक निश्चित समय अवधि में अवकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी है और वह समय अवधि डेल्टा टी है, तो अवक्रिया की गति माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होगी, जिसे हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इसके रूप में ये प्रदर्शित हो गए। जो अभी जानते हो आप कि माइनस साइन इस अवक्रिया की गति को धनात्मक बनाने के लिए लिया गया है। इस डायग्राम को आप देखिए, जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार अवक्रिया के दौरान अवकारक की सांद्रता में होने वाली कमी को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हम मान लें कि T1 टाइम पर अवकारक की सांद्रता C1 है और T2 टाइम पर C2 है, तो सांद्रता में परिवर्तन C2 माइनस C1 डेल्टा C होगा और समय में परिवर्तन T2 माइनस T1, C2 का मान C1 से कम है, इस वजह से ऋणात्मक है, और धनात्मक बनाने के लिए हमने इसे ऋण चिन्ह लगा दिया है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार यह भी आप जानते हो कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहता है कि अवक्रिया का वेग अवकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, और अवकारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जा रही है, तो स्वाभाविक है वेग का मान भी कम होता जाएगा, क्योंकि सांद्रता का मान कम होता जाता है और सांद्रता के समानुपाती अवक्रिया का वेग है। तो ये जो माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है, औसत वेग को प्रदर्शित करेगा। यदि हम किसी निश्चित बिंदु पर वेग को प्रदर्शित करना चाहें तो अभी संभव नहीं है, जब तक कि डेल्टा टी यानी समय अवधि को हम अत्यंत सूक्ष्म ना बना लें। तो जब हम डेल्टा टी टेंस टू 0 करके लिमिट लगाते हैं, तो अवक्रिया का वेग हम जैसे यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और आप जानते हो ये, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस डी सी अपॉन डी टी। ये सी क्या है, उस अवकारक का किसी समय पर सांद्रता का मान है। तो यहाँ से ये निरूपित होता है, प्रदर्शित होता है कि अवक्रिया का वेग सांद्रता में परिवर्तन की दर है, और ऋण चिन्ह जो से पहले बता रहे थे उसी को अभिव्यक्त कर रहा है। हम कह सकते हैं अब कि किसी अवक्रिया में अवकारक की सांद्रता के परिवर्तन की दर अवक्रिया का वेग होगा, और ये कितना है, माइनस डी सी अपॉन डी टी। जब हम टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं, तो आप जानते हो कि डी सी अपॉन डी टी क्या होता है, उस बिंदु पर जिस पर सांद्रता सी है, खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा के स्लोप को अभिव्यक्त करता है, और स्लोप घट रहा है, इस वजह से माइनस, तो माइनस डी सी अपॉन डी टी उस अवक्रिया के वेग को प्रदर्शित करेगा। लेकिन हमें अभी अन्य परिस्थितियों में भी वेग
के निर्धारण वेग की परिभाषा को प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए आप अभी समझिए, आप हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ लेते हैं। मान लिया कोई एक रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें अवकारक A उत्पाद B में परिवर्तित हो रहा है। मैं मान रहा हूं कि प्रारंभ में अवकारक A की मात्रा स्मॉल a के बराबर है, उत्पाद की मात्रा 0 है। t समय के पश्चात इसके x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री से आपको मालूम है कि 1 मोल में परिवर्तित हो रहा है, तो t समय पर अवकारक की सांद्रता A-x होगी और उत्पाद की सांद्रता x होगी। तो जो अभी डेफिनेशन हम लेके चल रहे थे कि अभिक्रिया का वेग अवकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर है, तो वो कितना है -dc/dt, और c का मान समय t पर कितना है A-x। तो इस c के स्थान पर जब हम A-x लिखेंगे, यहाँ A-x लिखेंगे, तो इसका मान मिलेगा -A-x/dt। A कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो dA/dt का मान 0 होगा, 0 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dx/dt। तो ये मान कितना बचेगा dx/dt के बचा। और dx/dt देखिए ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को, क्योंकि समय t पर उत्पाद x की मात्रा कितनी है, उत्पाद की मात्रा कितनी है, x के बराबर है, तो dx/dt उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अवगत कर रहा है। अब यहां ध्यान से देखिए, हमने अभिक्रिया का वेग अवकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर से प्रारंभ किया था, और ये हमें प्राप्त होता है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये भी अभी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, हम आगे चल देखते हैं। और उसके लिए हम मान लेते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया A+B=C+D है। प्रारंभ में हम मान रहे हैं कि अवकारक A और B की मात्राएं a/b हैं, उत्पाद की मात्राएं 0,0 हैं। समय t पर अवकारक की मात्राएं क्रमशः A-x B-x रह जाती हैं और उत्पाद की मात्राएं x हैं, जो इस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग है। तब यदि हम घटक A, B, C और D के सांद्रता में परिवर्तन की दर अगर निकालें, जैसे पूर्व में अभी मैं बता चुका हूँ उसी तरीके से, तो -dc/dt अवकारक A की सांद्रता में परिवर्तन की दर, -dcB/dt अवकारक B की सांद्रता में परिवर्तन की दर, dcc/dt उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, dcD/dt ये सभी dx/dt के बराबर प्राप्त होती हैं। dx, और जब बराबर हैं dx/dt के बराबर प्राप्त हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि A की सांद्रता की परिवर्तन दर निकालें या B की सांद्रता निकालें या C या D की निकालें, वो संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करेंगे। इस वजह से अब हम कुछ मॉडिफाइड डेफिनेशन निर्धारित कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करेगा। कोई आवश्यक नहीं है कि हम पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन की दर ही निकालें। अभिक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न अभिकारकों उत्पादों में से किसी भी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर हम निर्धारित कर पाते हैं, तो संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर लेते हैं या प्रदर्शित कर पाते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है जिस प्रकार से हमने इस रिएक्शन को लिखा है कि A+B=C+D। A+B यानी 1:1 और प्रोडक्ट में भी 1:1 ऐसे अभिक्रियाएं होती हों, जरूरी नहीं है।
कई बार 2a+ भी होता है, कहीं a+2 भी होता है, कहीं, यानी इनके जो स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तब हम उसमें अगर ये निकालेंगे तो जो इनकी सांद्रता में परिवर्तन की दर है वो समान प्राप्त नहीं होती है। तो उसके लिए हम संशोधित करके इसे लास्ट डेफिनेशन में निकाल लेते हैं कि प्रति मोल अवकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर संपूर्ण अपक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। और इसके अनुरूप यदि हम एक मान लें कि एक सामान्य रासायनिक अपक्रिया N1A + N2B = M1C + M2D है, जिसमें A के N1 मोल B के N2 मोल से अपक्रिया करते हैं, C के M1 मोल D के M2 मोल बनाते हैं, तब इनकी सांद्रता में प्रतिमोल सांद्रता में परिवर्तन की दर अवकारक A के सापेक्ष देखेंगे तो -dC/dt, प्रतिमूल निकालना है N1 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही B में तो -1/N2 dCV/dt, उत्पाद के सापेक्ष निकालेंगे तो 1/M1 dCC/dt, और D के सापेक्ष निकालेंगे तो 1/M2 dCD/dt के रूप में हमें प्राप्त होगा। ये अब क्लियर हो गया है कि किसी भी अपक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न अवकारक और उत्पादों में से यदि हम किसी एक अवकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर प्रतिमोल निकालें, यानी प्रतिमोल सांद्रता में परिवर्तन की दर निकालें, तो संपूर्ण अपक्रिया के वेग को प्रदर्शित करेगा। इसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के और समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये रासायनिक अपक्रिया है N2 + 3H2 = 2NH3, जिसमें नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से अपक्रिया करता है और अमोनिया के 2 मोल बना रहा है। तीनों के स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर अलग अलग हैं। तब इस रासायनिक अपक्रिया का वेग यदि हम नाइट्रोजन के रेफरेंस में प्रदर्शित करेंगे तो -dN2/dt, हाइड्रोजन के रेफरेंस में प्रदर्शित करेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1/3 dH2/dt, और यदि उत्पाद अमोनिया के रेफरेंस में हम प्रदर्शित करेंगे तो 2 मोल बनते हैं, इस वजह से प्रतिमोल के लिए 1/2 dNH3/dt के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस रासायनिक अपक्रिया का वेग -dN2/dt या -1/3 dH2/dt या 1/2 dNH3/dt के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए कोई भी अगर रासायनिक अपक्रिया दी जाती है तो उसके घटक अवकारक या उत्पाद के सापेक्ष आप आसानी से अपक्रिया के वेग को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसी हमारी परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग। अब इन अपक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग कंसेप्ट को आगे हम लेकर चलेंगे। थैंक यू।